Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने ये PYQ सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस PYQ सीरीज में हम लोग CSIR नेट के PYQs पहले कर रहे हैं और CSIR नेट के PYQs में हम लोगों ने CSIR नेट PYQ सीरीज में हम लोग थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के PYQs हम लोग कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स PYQs में हम लोगों ने जून 11 और दिसंबर 11 के PYQs कर लिए हैं। आज हम करेंगे जून 2012 के PYQs। तो जून 2012 का आज नंबर आया है, ठीक है। और जून 2012 के हम लोग PYQs करेंगे थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, ठीक है। थर्मोस्टेट के PYQs आज हम करेंगे जून 2012 के। सेक्शन बी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले सेक्शन बी में कितने PYQ आए थे, मतलब कितने क्वेश्चंस आए थे, अगर देखा जाए तो सेक्शन बी में मात्र 3 सवाल आए थे। सेक्शन बी जो होता है जून 2012 और आज हमें करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी तो बहुत आसान होता है। सेक्शन बी जो होता है वो उसका एक सवाल 3.5 मार्क्स का होता है। तो आज पहला सवाल देखते हैं कौन सा है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग particles in d-dimensional obeying the dispersion रिलेशन। तो डिस्पर्जन रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू ए के टू द पावर एस, वेयर E is the energy K is wave vector, and S is an integer, देखो बेसिकली जो के होता है ना, मोमेंटम भी बोलते हैं उसको, क्योंकि P बराबर एच कट के होता है। तो P बराबर एच कट के से हम लोग P को मोमेंटम बोलते हैं, एच कट वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए के को हम मोमेंटम बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो के को मोमेंटम बोल सकते हैं। आपको शायद बता दूं, मैं बताऊंगा, अभी पहले सवाल लिख लेते हैं। एंड ए इज़ अ कांस्टेंट। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो आप देखोगे जब मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैंने फेज स्पेस एक टॉपिक पढ़ाया था। उस फेज स्पेस टॉपिक के अंदर मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको समझाई थी। मतलब यूनिट एनर्जी रेंज में कितनी एनर्जी स्टेट्स होती है, यूनिट एनर्जी रेंज में कितनी एनर्जी स्टेट्स होती है, उसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके प्रोपोर्शनल होती है?
डी बाई सॉरी एस अपॉन डी -1, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो देखो, जहाँ तक आपकी बात आती है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की, तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे 3 डायमेंशन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैंने 3 डायमेंशन में आपको एक चीज़ समझाई थी, ओमेगा जो होता है वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम स्पेस। तो वो हमने लिखा था 4/3 पाई पी क्यूब अपॉन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस मतलब टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना है अपॉन मिनिमम वॉल्यूम कितना है। ये आपको नंबर ऑफ स्टेट्स बताता है 0 से P रेंज में। मतलब एक पूरा कमरा है, उस पूरे कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो आपको बताने हैं। तो आप लोग क्या करते हो, मान लो वो कमरा पूरा भरा हुआ है स्टूडेंट्स से, तो उस पूरे कमरे का वॉल्यूम निकाल लो और एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का वॉल्यूम निकाल लो, दैट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम। तो आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स उस कमरे में। ठीक उसी प्रकार से 0 से P रेंज में एक पूरा फेज स्पेस है, उस पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम निकाल लो अपॉन मिनिमम वॉल्यूम निकाल लो, तो नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट हो जाएगी। अगर मैं यही चीज़ एक फिक्स रेंज में कर लूँ, P से लेके P प्लस डी पी रेंज में कर लूँ, तो वो कहलाती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जिसे हम बोलते हैं डी पी। तो वो क्या होता है बेसिकली, केवल इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है आपको। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 4 पाई p² डी ये फॉर्मूला बन जाता है। पर ये जो होता है ये मोमेंटम स्पेस में होता है। अगर मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर मान लो रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दो होते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक की जब बात आती है ना, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, E बराबर होता है p² अपॉन 2m। ठीक है, मतलब E प्रोपोर्शनल टू p², सीधी सी बात है। और जब इसको हम लोग पुट करेंगे ना, तो मेरे पास ओमेगा निकल जाएगा इन द रेंज ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाई विथ 4/3 पाई P बराबर कितना हो गया, √2me। ये P की वैल्यू 3 है अपॉन h³। तो इसका मतलब मोमेंटम के 2 पावर के प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू k⁻s, मतलब मोमेंटम की पावर s, क्योंकि P बराबर क्या होता है, h⁻k होता है। तो इसका मतलब s का वैल्यू कितना हो गया, 2 होता है। तो इसका मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए s का वैल्यू 2 होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए s का वैल्यू 2 होता है। तो हम डेंसिटी ऑफ स्टेट जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। और मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो इन 3D, तो ये सारी कैलकुलेशन 3 डायमेंशन में चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालूँ डी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो √E का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√E और डी। और पावर 3 भी लगी हुई है ना, तो ये 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻²। और बाकी यहाँ पर कांस्टेंट तो चलते ही रहेंगे जो भी है, जैसे मान लो v है, 4/3 पाई है, ये सब है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है ना बेटा, वो 3 डायमेंशन में e⁻1/2 होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक रेंज। अगर मैं यही बात रिलेटिविस्टिक के लिए कर दूँ, तो रिलेटिविस्टिक में क्या हो जाएगा, E बराबर PC होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू P होता है। इसका मतलब S का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक के लिए।
क्योंकि अभी भी आपने बोला है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस, के मतलब मोमेंटम। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी 4/3 पाई पी सी की पावर 3, क्योंकि 4 पाई, ओके सॉरी, ई अपॉन सी, पी क्यू बिना तो ई अपॉन सी अपॉन एच क्यूब। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर आपको निकालनी होती है तो डी ई कितना हो जाएगा, proportional to 3e². So ultimately density of states is proportional to e². तो मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको कोर्स में ना, उस टेबल में लिखवाया था नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए और रिलेटिविस्टिक के लिए। वो टेबल याद करो, 1D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर -½ होती है, और यहाँ पर ई टू द पावर 0 होती है। 2D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है वो 0 होती है और ये 1 होती है रिलेटिविस्टिक में। 3D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है वो ई टू द पावर ½ के प्रोपोर्शनल होती है और ये 2 के प्रोपोर्शनल। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है ई टू द पावर D/S-1। तो आप कोई भी चीज़ प्रूफ कर लो। अगर 3D की बात करूँ मैं, और अगर मैं नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करूँ जहाँ पे एस का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो एस का वैल्यू जहाँ पे 2 होता है मान लो, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो ई के ऊपर प्रोपोर्शनल है वो कितना जाएगा, 3/2 -1। तो कितना हो रहा है, ई टू द पावर 1/2। सॉरी ये ऑप्शन बी था, तो बिल्कुल ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है ना इस चीज़ को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये 3D में इतना ही मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। गलती से अगर आप ऑप्शन ए चेक कर लेते हो तो ऑप्शन ए क्या है, ई टू द पावर S/D-1। तो क्या ये सच में प्रोपोर्शनल है, ई टू द पावर S/D-1? तो -1/2 गलत है, क्योंकि 3D में जो होता है वो ई टू द पावर ½ होता है। ऑप्शन सी चेक कर लो आप चाहो तो, ई टू द पावर D/S होता है +1। तो क्या ये सच में सही है, नहीं, 3/2 +1 है, क्योंकि 5/2 आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैंने इस एक सवाल में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये टेबल याद कर लो, इस टेबल से हमेशा सवाल आता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वो हमेशा पूछता है, कभी 1D में, कभी 2D में, कभी 3D में। तो ये तरीका है करने का, तो कर सकते हो आराम से। और इसको तुम याद भी कर लेना कि अगर, अच्छा ऑप्शन डी भी रहेगा, ऑप्शन डी भी चेक कर लो, ई टू द पावर S/D +1। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो याद कर लेना, अगर ई आप डायरेक्टली याद कर लो तो के टू द पावर S मतलब मोमेंटम की पावर S के प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है, अब उसने एन ई बोला है वो अलग बात है, अपन तो डी बोलते हैं। तो एनर्जी टू द पावर D/S-1 ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, मैंने आपको लिखवाया भी था ये जब मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज in which n identical bosons can be
डिस्ट्रीब्यूटेड into energy लेवल्स। तो दो लेवल्स में अगर n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ना। ऑप्शन ए n+1, ऑप्शन बी n इंटू n-1/2, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बड़ा सिंपल है। n पार्टिकल के लिए आपको बात करनी है तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला ही होता है। किसी भी नंबर ऑफ स्टेट्स में आपको निकालना है मान लो, तो नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए कोई भी चीज़ अगर आपको निकालनी होती है ना तो बड़ा आसान तरीका होता है कि आप लोग ऐसे निकाल लो कि बोजोन है ना, तो बोजोन के लिए फॉर्मूला काम करता है Ni+Gi-1 फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल और Gi-1 फैक्टोरियल। गलती से अगर ये फर्मियोन देता ना बेटा, तो फर्मियोन अगर ये देता ना तो फॉर्मूला कैसा होता, केवल 1 को Ni से रिप्लेस करना होता है। तो 1 को Ni से रिप्लेस करते ही यहाँ Ni से Ni कट जाएगा, केवल Gi बचेगा और ये Ni हो जाएगा और ये Gi-Ni हो जाएगा। तो ये फर्मियोन के लिए। अगर गलती से वो क्लासिकल पार्टिकल देता है या मैक्सवेल बोल्ट्जमान पार्टिकल, तो उसका फॉर्मूला होता है Gi टू द पावर Ni। तो ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल और दो स्टेट्स हैं। दो स्टेट्स है ना, तो स्टेट्स कितनी है, दो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, n। फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, तो n+2-1 अपॉन n तो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n+1 कितना गया, n+1 n-1 एंड सो ऑन हो जाएगा n-1 एंड सो ऑन। तो ये कट जाएंगे, तो ये 1+, ख़त्म काम। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्री एनर्जी of the gas of n particles in a volume V and at a temperature T is n kb by n, where a naught is a constant, where a naught is a constant and kb denotes the Boltzmann constant. The Boltzmann constant. The internal energy, the
इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, देखो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो आपको फ्री एनर्जी दे रखी है जिसे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो आपको याद हो तो मैंने कुछ फॉर्मूले याद करवाए थे ना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, ऐसे कुछ करके मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद करवाए थे। ये है तुम्हारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। वही तो मना कर दिया ना सर, तुमने आइसोलेशन का मतलब क्या जानती हो? 5/2, तो मैंने आपको कहा था स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन याद करने के लिए कहा था मैंने। तो वही चीज़ें हैं, आपको एफ दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो एफ अगर आपको दिया हुआ है तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ये मैंने कहा था यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन याद कर लो, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन। तो अगर एफ दिया हुआ है तो एफ जो होता है वो किसका फंक्शन है, वी और टी का। इसका मतलब ये है कि एफ में अगर आप चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, वी में भी चेंज होगा और टी में भी चेंज होगा। वी का साथी कौन है, पी, और पी अकेला तो नेगेटिव है। टी का साथी कौन है, एस, एस अकेला तो नेगेटिव है। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे। अब समस्या ये कि आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके पी निकालना है कि एस निकालना है, आपको ये पता करना पड़ेगा। हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है यू बराबर एफ प्लस टी एस, है ना। तो अब इसमें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा कि हमको f दिया हुआ है, तो हमको f दिया हुआ है तो ये चेक करना है कि हम p बराबर लिखें या फिर s बराबर लिखें, कौन सा फॉर्मूला यूज लें। तो हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले और याद करवाए थे कि यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, तो यहाँ पर चलता है -ts और यहाँ चलता है +pv। तो f बराबर क्या होता है, u माइनस टी एस। तो जो u होता है उसको हम लिख सकते हैं f की फॉर्म में इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ऑप्शंस में देखो टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर को तो आपको रखना ही है। ऑप्शन में कहीं भी s नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं ना, s को रिप्लेस कर देते हैं। और s को रिप्लेस करने का ये एक तरीका है कि s बराबर -∂f/∂t हो जाएगा, पर वो तब हो जाएगा जब आप इस टर्म को जीरो कर दोगे, मतलब वॉल्यूम जीरो कर दोगे, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे। तो अल्टीमेटली एस का वाला फॉर्मूला ये बन गया। अब हमारे पास एफ जो गिवन है वो है n/kV T ln a0v kVt to the power 5/3, sorry 5/2 अपॉन n। तो हमको इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 2 बार हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि 2 बार इसलिए क्योंकि पहले एक बार टेम्परेचर यहाँ आ रहा है, तो इसका जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, पीछे वाली क्वांटिटी वैसी की वैसी रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब प्लस करेंगे,
अब पीछे वाली का करेंगे, आगे वाली को कांस्टेंट रख देंगे, तो एन के बी को कांस्टेंट रख दो। पीछे वाली का जब आप करोगे तो एल एन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, एल एन एक्स का। तो 1/x कितना हो गया, के बी टी या के टी लिख दो अकेला, तो 5/2। ये n अपॉन में था तो ये n ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद में के बी टी का दोबारा करेंगे, तो के बी टी का जब आप करोगे तो वही 5/2 आगे आ जाएगा के बी टी, और एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर कम कितनी होगी, 5/2 - 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे ऐसे कैसे, मतलब ए नोट वी अपॉन एन, ये सब कॉन्स्टेंट्स है ना, तो इनको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच गया, इतना ही बचा ना, बाकी तो ऐसा कैसा ही है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया, तो डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं ये नेगेटिव में बोलूँगा तो नेगेटिव में ये कितना हो जाएगा, माइनस एन के बी एल एन ए नोट बी के टी टू द पावर 5/2 अपॉन एन, माइनस यहाँ पर -5/2 के बी टी टू द पावर 3/2, और ये 5/2, तो इसका मतलब कितना बचेगा कट पिट के, तो ये हो जाएगा के बी टी टू पावर, क्योंकि 5/2 - 3/2 कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो ये 1 हो गया, के बी टी टू पावर 1 हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या हो गया, ये s निकल गया, क्योंकि इसी को s बोलते हैं। अब आपके पास में समस्या ये है कि ये तो हो गया 5/2, ये नीचे आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, सही है ना, तो कोई इशू नहीं है। ओहो, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपन से, यहाँ पर 5/2 नहीं है, यहाँ पर 3/2 है, सवाल में सवाल गलत लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, ये 3/2 है बच्चों, ये 3/2 है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2, फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3/2, फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3/2, और 3/2 में से एक गया तो 1/2, ये 1/2, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3/2। सवाल सही कर लेना, वो 5/2 नहीं 3/2 है, फिर ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एन के बी टी, तो ये 1/2 पावर है, ये 3/2 है, तो 1/2 - 3/2 आपस के बी बन गया ना, तो ये एन के बी टी बनेगा यहाँ पे। तो एक और के कहीं ना कहीं बच रहा होगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और के भी आ जाएगा ना, क्योंकि वो मल्टीपल है ना टी का, तो ये टी से टी कट जाएगा, के बी से के बी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो गया मेरे पास, S इज इक्वल टू माइनस एन के बी एल एन ए नोट बी के बी टी टू द पावर 3/2 अपॉन एन।
माइनस 3/2 एन के बी। आप इसका डिफ्रेंशिएशन अपने लेवल पे करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका मल्टीपल आगे आ जाता है ना। ये आप करके देखना खुद अपने लेवल पे एक बार। फिर आगे देखो एस निकल गया तो बस u बराबर आप f की वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू रख दो ऐसा कैसे ही, और s का, तो f का वैल्यू कितना है मेरे पास n के बी टी एल एन ए नॉट बी के बी टी टू पावर 3/2 अपॉन n। और आप जब t से मल्टीप्लाई करोगे s को तो माइनस n के बी टी एल एन ए नॉट बी 3/2 अपॉन n। इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 3/2 n, इसका t से मल्टीप्लाई। देखो माइनस इतना कोई रोल होता नहीं है तो माइनस को आप प्लस में ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सवाल। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट। ओके चलो बाय बाय।